छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हम अंबिकापुर में मौजूद हैं और अंबिकापुर से खमरिया का सफ़र कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव साहब हैं। उन्हीं से समझते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है और उनकी खुद की जो सीट है उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि तमाम तरह के आरोप लग गए कि भारतीय जनता पार्टी कोई डमी कैंडिडेट को दे सकती है और तमाम चीज़ें, लेकिन उसके बाद उसी कैंडिडेट को दिया गया जिसकी मजबूती की चर्चा हो रही थी। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? लोगों से मिलने का समय है और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके अपने अपने क्षेत्र में गहन जनसंपर्क का समय है, उसी में सब लगे हैं। जन्मदिन भी था, कुछ विशेष बधाइयां मिली? जन्मदिन में सार्वजनिक तौर पे मनाता नहीं, क्योंकि उसी दिन इंदिरा जी की भी शहादत हुई थी, तो ये प्राइवेट ही रहता है। घर के अंदर परिवार के साथ ही बैठ के करते हैं, सार्वजनिक तौर से इसको नहीं मनाते। हम तब बस्तर से लेकर सरगुजा की भी कुछ सीटों की चर्चा हुई। ये कहा गया कि सरगुजा में टी एस सिंहदेव की चली है टिकट को लेकर, कितनी सच्चाई है? क्योंकि सबके अलग अलग मत हैं। कुछ ऐसे लोग थे जिनका टिकट काट दिया गया, जिसके लिए कयास ये थी कि नहीं, इनका तो नहीं कटेगा साहब। इस बार टिकट वितरण में हम लोग की राय के अलावा बहुत ज्यादा बलवती सर्वे की राय थी, और ये लोग इसको राजनीतिक चर्चा के रूप में ही सोच के टाल से देते हैं कि तो ऐसा नेता लोग बोलते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अपवाद होते हैं, एक आध सीट में कहीं कोई बात हो तो हो, वरना जिसको सबसे ज्यादा जीतने की उम्मीद में देखा गया था उनमें से ही टिकट मिला है। सर्वे के साथ हम लोग की राय जरूर थी, लेकिन सर्वे बलवती था। सर्वे बलवती था, लेकिन आप अमूमन उस तरीके से बात नहीं करते, उस तरह के बयान नहीं देते, उतनी नाराज़गी जाहिर नहीं करते, लेकिन आपने बलरामपुर की सीट और जो चिंतामणि साहब की सीट थी उसको लेकर इस तरीके का बयान दे दिया कि उनको भी आभास हो गया कि अब तो हम गए साहब। क्योंकि टी एस सिंहदेव जब बोलते हैं तो किसी के लिए गलत तो नहीं बोलते, ना उनकी भाषा ऐसी है। उस समय क्या हो गया था, आपने ऐसा कह दिया, अब मैं माफ़ नहीं कर सकता? चिंतामणि जी के लिए मैंने कभी नहीं कहा था। वो जो रिकॉर्डिंग है सार्वजनिक तौर पे उपलब्ध है, उसको देखा भी जा सकता है। बल्कि मैंने ये कहा था कि चिंतामणि जी के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी कोई बात होती है या भारतीय जनता पार्टी कहीं फंस जाती है तो आपके उस इस्तीफे का जिक्र किया जाता है जो आपने पंचायत मंत्री पद से दे दिया था। क्या लगता है कि वो ज़रूरत थी, या नहीं देते तो भी चल जाता, या भारतीय जनता पार्टी को उसका वॉक ओवर मिला? मेरे लिए सीमाएं हैं, मैं भी एक मानव हूँ, मेरी एक सोच है। कुछ भी आप मेरे लिए कर लो और मैं कुछ भी ना करूं, मैं ऐसा भी मानव नहीं हूं, मैं ऐसा भी व्यक्ति नहीं हूं। मैं अपने आप को संयमित और नियंत्रित करके रखने का हर संभव प्रयास करता हूं, और जीवन भर मैंने किया है। गुस्से से लेके बाकी चीजें आप देखिए तो किस व्यक्ति में नहीं होती हैं। तो मेरी जो कमियां मुझे महसूस होती हैं उनको भी मैं नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा हूं, जीवन भर कोशिश करता रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं कि वो भाव मेरे में नहीं। उन परिस्थितियों में अगर आप देखते हैं तो आदमी एक सीमा के अंदर काम करता है, अपने आप को ढालता है, अपने आप को नियंत्रित करता है, और जहां काम करना है बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्या करना है। लेकिन कहते हैं राजनीति में सीमाएं नहीं होती, तो आप किन सीमाओं को लेके चलते हैं? इसका मतलब तो ये कहा जाए कि टी एस सिंहदेव राजनीति के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि साम दाम दंड भेद की चर्चा होती है और जब आपकी बारी आती है तो आप इन चीज़ों को यूज करना नहीं चाहते। काला और सफेद होता है, और दुनिया, कुछ लोग हैं जो दर्शन से जुड़े हुए हैं, दार्शनिक विचार व्यक्त करते हैं और विचारों को ढालते हैं समाज में, वैश्विक स्तर पे भी। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ काला और सफेद होता है। मैंने दुनिया में देखा है, और काला और सफेद के बीच में अनेकों सिलेटी रंग के शेड होते हैं। हर चीज सफेद और हर चीज काली नहीं होती। काले और सफेद के मिश्रण के न जाने कितने अनगिनत शेड्स बीच में होते हैं, तो वो जीवन भी वैसे ही होता है। तो शेड्स में आप हैं? हर व्यक्ति है, कोई काला और सिर्फ सफेद कोई भी व्यक्ति नहीं। शेड्स की चर्चा आपने कर दी, उस शेड्स में भी आप हैं कि नहीं? लेकिन हर व्यक्ति है। हर व्यक्ति है, मैं कैसे उससे में नहीं हो सकता। रायपुर आए थे, उन्होंने बाइफरकेट कर दिया कि हम तो भाई इतना पैसा देते हैं,
भूपेश सरकार तो पैसा ही नहीं देती है, पैसा दिल्ली से आ रहा है, उसके बाद ये क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आपका जो मुख्य चुनावी मुद्दा या कह लीजिए कांग्रेस की जो धुरी है मौजूदा दौर में, वो बोनस, धान का समर्थन मूल्य, ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आपके, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो प्रधानमंत्री इसकी चर्चा जब करते हैं तो कहते हैं पैसा तो हम दे रहे हैं, कांग्रेस तो क्रेडिट ले रही है। आधा नया पैसा प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार धान की खरीदी के लिए उपलब्ध नहीं कराता है। आधा नया पैसा, रुपए और 100 रुपए और 1000 रुपए और लाख रुपए और करोड़ रुपए तो छोड़ दीजिए, आधा नया पैसा भी केंद्र सरकार किसी भी राज्य को धान की खरीदी के लिए उपलब्ध नहीं कराता है। वो पृथक स्वतंत्र एक एजेंसी है जो रेट तय करती है। धान खरीदी का विकल्प अगर केंद्र सरकार का होता तो 2500 रुपए या इस साल के लगभग 2800 रुपए में पूरे देश में धान क्यों नहीं खरीदी हो रही? प्रधानमंत्री जी स्वयं उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सांसद चुने गए हैं, वाराणसी से, वो आप ही के जिले से पास है, हाँ पड़ोस के हैं। जितना दूर रायपुर है उससे नजदीक बनारस है। आप ही के पड़ोसी हुए। रायपुर में जैसे पड़ोसी हैं वैसे वो भी पड़ोसी मान लिए जाए। ये ज्यादा पास के पड़ोसी हैं। बनारस ज्यादा पास है। ये नहीं, मोदी जी आपके ज्यादा करीबी हैं ना, पड़ोसी हो गए। नहीं, मेरे वो करीबी नहीं, मैं तो जीवन में 2 बार उनसे मिला हूँ, वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में, बल्कि मेरी उनसे आज तक कोई मुलाकात नहीं है। 2 में 1 बार बवंडर हो गया। ले लीजिए, पानी ले लीजिए। लगा रहता है, राजनीति है, परिस्थितियां धान पे, उस सवाल पे आऊंगा मैं जी। धान की जहाँ तक बात है, मैंने आपको बताया कि एक नया पैसा भी केंद्र सरकार किसी राज्य को नहीं देती है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अगर हो रही है तो हम बैंक से लोन लेते हैं। ये आज की व्यवस्था नहीं है, सालों से चली आ रही है। और बैंक से लोन लेके हम धान की खरीदी करते हैं, धान का चावल बनाते हैं और उसको फिर मार्केट में उपलब्ध कराते हैं। एक चीज समझनी होगी कि दूसरे का कर्ज पटाने के लिए हम स्वयं कर्ज ले रहे हैं, इसकी जरूरत है क्या? या चुनाव जीतने के लिए जो भी होगा साहब हम करेंगे? दुनिया में जो व्यवस्था है काम करने की, चाहे वो बिजनेस हो चाहे अन्य कार्य हो, आपके पास विकल्प क्या रहते हैं? आपकी अपनी पूंजी और दूसरों से लेके कराना, लोन लेके कराना। चाहे मैं व्यक्तिगत आपसे लोन लूं या किसी संस्था से लोन लूं, जिसे हम बैंक भी कहते हैं। हर स्थिति में आप ये देखते हैं कि आपको अगर काम करना है, मान लीजिए आप सैलरीड क्लास के हैं, आपको इतनी तनख्वाह मिलती है, आप कहते हैं कि हम जीवन इतने ही में चलाएंगे, जितनी मेरी तनख्वाह है मैं उतना ही काम करूंगा। फिर बात आती है घर में कि अब मेरे को गाड़ी भी चाहिए, मेरी सैलरी से मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता, तो आप क्या करते हैं? लोन लेते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उस बात को अपने तरीके से, जैसा मैं सोचता हूँ समझता हूँ, वैसे बताने की। लेकिन आप आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, पूजा ज्यादा देर की है लग रहा है। और उस परिस्थिति में जब आपकी एक सीमा होती है अपने आर्थिक संसाधन की, तो फिर आप दूसरी जगह से पैसा उठा के अपनी तात्कालिक जो आवश्यकता है उसको पूरी करते हैं। 2 दिन पहले एक आर्थिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ चैनल में इंटरव्यू हो रहा था, और जो लेडी थी उन्होंने बात अपनी वहां से चालू की कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में है जहां का आर्थिक प्रबंधन बहुत अच्छा है और ऐसा लगता है कि वहां की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। उनने इंटरव्यू प्रश्न से नहीं किया, एक बयान से किया। मतलब जो चर्चा हम अभी कर रहे हैं वो चर्चा पहले हो गई थी। ये होती रहती है बीच बीच में मीडिया के साथ या और साथियों के साथ। आर्थिक प्रबंधन की बात कर रहा हूँ कि आर्थिक प्रबंधन बेहतर है क्योंकि इसके मापदंड बने हुए हैं। इसमें आपका सरप्लस कितना है बजट में, इसमें आपने लोन कितना लिया हुआ है। तो FRBM एक एक्ट बना हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके, और वो एक्ट ये कहता है कि इतने प्रतिशत से ज्यादा अपने GSDP स्टेट का जो GDP है उससे ज्यादा लोन नहीं लेना। वो 25% पे आंका हुआ है। एक चर्चा ये भी है कि रायगढ़ आप गए, प्रधानमंत्री के साथ बैठे थे, कुछ ऐसा कह गए कि नहीं कहना चाहिए था, या उस बात के 2 अर्थ? मैं रायपुर गया था मेरे ख्याल से 14
अक्टूबर शायद था, मेरे को डेट याद नहीं आ रही, 14 अक्टूबर ही रहा हो शायद। और 7 सितंबर को प्रधानमंत्री जी रायपुर आए थे, भूपेश भाई उस कार्यक्रम में थे, प्रधानमंत्री जी मंच पे थे, गडकरी जी मंच पे थे, एक सड़क के लॉन्च का, ये कुछ कार्यों का लॉन्च का कार्यक्रम था। राज की तरफ से वो मेजबानी कर रहे थे, वो होस्ट थे, वो गेस्ट थे, प्रधानमंत्री जी, गडकरी जी जो केंद्र के मंत्री आए थे, मेहमान बतौर आए थे। और वहां भूपेश भाई ने क्या कहा, उनने कहा कि गडकरी जी ये मिला वो मिला, और केंद्र से कई बार तो हम जितना मांगते हैं उससे ज्यादा मिलता है। तो एक होस्ट जो एक मेहमान के लिए कुछ कहता है और संबंध भी बेहतर बने रहे सामने जो बात कहता है, उस बात को उन्होंने कहा, वही चीज मैंने कही। आप 7 तारीख का उनका रिकॉर्डिंग देख लो, और उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में, राज के प्रतिनिधि के रूप में मैं वहां उपस्थित था। स्वास्थ्य विभाग के भी कुछ कार्यक्रम थे, उस संदर्भ में मैंने वो भी बात की। मैंने ये भी कहा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है। मैंने तो मोदी जी का नाम नहीं लिया, ना भूपेश भाई ने लिया, उनने भी केंद्र सरकार कहा, मैंने भी केंद्र कहा। और मैंने ये भी कहा कि हमारा हक भी बनता है, जो फेडरल स्ट्रक्चर में हम हैं, तो हम कुछ ऐसा ये नहीं है कि हम मांग भी रहे हैं। एक जेस्चर था, आपने उस जेस्चर के हिसाब से, जेस्चर था, जेस्चर से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन बवाल कट गए। कुछ नहीं था बवाल। आजकल मीडिया में आप जैसा चला दो वो बन जाता है। जैसा नहीं चला दो, बवाल कट गया। चर्चा ये हो गई कि CWC में वहाँ पहुँचे, वहाँ भी टी एस सिंहदेव से खड़गे जी ने चर्चा की, कहा ये आप किस तरीके की बात कर गए। मतलब उस बात के बाद टी एस सिंहदेव थोड़ा शांत हो गए, खुद बाद में बयान भी जारी किया गया। अमूमन आप नहीं करते हैं ऐसा कि जो हो गया सो हो गया वाले में आप रहते हैं। राजनीति में अगर किसी बात का उपयोग किया जा रहा है, मुझे ये जानकारी लगी कि पीएमओ से भी मीडिया में सूचना गई कि इसको चलाओ, राज्य में भी इसको चलाया गया, और जब मैंने देखा कि इसका राजनीतिक उपयोग हो रहा है, तो मुझे भी कुछ ऐसा करना आवश्यक था जो कि राजनीतिक परिवेश में मेरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करना हो। तो ये न्यूट्रल न्यूज नहीं चली थी, इसको चलवाया गया था इस दृष्टिकोण से कि देखो ये तो मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, वो बीजेपी लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। सिलगेर में आज भी आदिवासी बैठे हैं, अडानी का जिक्र आपकी पूरी सरकार लगातार कर रही है, यहाँ भी आदिवासी बैठे हैं। इनका समाधान क्या है? आप भी राजनीति में है, जल जंगल जमीन की बात होती है, आज भी जो वोट देता है वो वही मतदाता है। इनका समाधान क्या है? ये घर कब लौटेंगे? सरकारों को लोगों की मंशा के अनुरूप काम करना चाहिए। कहीं राय में अंतर है तो बैठ के उनसे चर्चा करनी चाहिए, जिसको हम समझाना भी कहते हैं। और अंततः पेशा के नियम में भी आप देखिए कि बात क्या है, सारा मामला आके अटकता है सहमति, चर्चा और सहमति, कंसेंट एंड कंसल्टेशन। आपने चर्चा कर ली और आपने कर दिया, और आपने सहमति ली और तब किया। ये जो सारा मामला है, ये यहीं से इसकी जड़ है कि गांव वालों से आपने सिर्फ चर्चा कर लिया, मैंने आपसे बात कर ली, कैसा है, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, अभी दिन है कि रात है, या जाके फिर अपने हिसाब से जो भी करना है मैंने कर दिया। फर्जी ग्राम सभा की ओर इशारा तो नहीं कर रहे? हर चीज, आपने व्यापक प्रश्न पूछा, क्योंकि सिलगेर से यहाँ तक की बात है, तो कोई एक जगह की बात नहीं। जो फर्जी ग्राम सभा है, मैं एक और चीज जोड़ देता हूँ, वो दोनों यहाँ से वहाँ पूछने का चर्चा इसलिए पे हैं, DCM है, तो आपकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की बनती है। मैं इसी बात को मानता हूं कि लोगों से चर्चा करके ही काम करना चाहिए। और ये अदानी वाली माइन तो अदानी के नाम से जुड़ी हुई है, उनकी माइन भी नहीं है। माइन छत्तीसगढ़ माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और राजस्थान विद्युत मंडल की माइन है। ये तो ऑपरेटर है, ये ठेकेदार है अदानी, लेकिन नाम जुड़ गया है अदानी से। सरगुजा में ही कल ही मैं उस गांव से होके आ रहा हूँ, परसोड़ी कला गांव का नाम है, वहाँ SCCL खदान खोलना चाह रहा है, गांव वाले सहमत नहीं है, वहाँ नहीं खुला है।
मैं गांव वालों के साथ वहां भी खड़ा रहा, लेकिन चर्चा का विषय बना ही नहीं। मीन नहीं देना चाहते, वहां खदान नहीं खुली, लेकिन एक शब्द चर्चा मीडिया में उस बात की नहीं होती। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे मीडिया मान लें या अन्य प्लेटफॉर्म, आप बोल दीजिए, हम चर्चा करवा लेंगे। आप उनसे मिलके पता कर लीजिए। बगल का गांव अमेरा नाम है उसका, आज पूरा उजड़ गया। वहां भी मैं गया था, गांव वालों से बात हुई थी, मैंने उनको यही सलाह दी थी कि आप सहमति मत देना अपनी, माइन नहीं खुलेगी, एक रहना। अलग अलग हो गए, फूट गए तो माइन खुल जाएगी। गांव मतलब कम से कम मान लीजिए 90% एक राय के हैं, कुछ दूसरी राय हो सकती है। अगर आधा आधा हो गया तो फिर हम लोग के लिए जगह नहीं बचती। मैं किसके साथ खड़ा रहूंगा? वो जमीन के मालिक आप हो, कह रहे मैं देना चाहता हूँ। जमीन के मालिक आप हो, आप कह रहे नहीं देना चाहता। संगठित होना पड़ेगा आपका कहना। जिस दिन संगठित होइएगा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जो दो जगह बैठे हैं, इनका क्या समाधान है? इनको कैसे घर भेजेंगे? क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। सबसे मेरी बात हो रखी है, जो सामाजिक संगठन है उनसे भी बात हो रखी है, गांव वालों से भी बात होती रहती है, जो आंदोलन में बैठे हैं उनसे भी बात होती रहती है। मामला यहाँ पर आके रुका हुआ है, जो प्रदर्शन है कि माइन नई खदानें नहीं खोलना। जो पुरानी खदान चल रही है उसके संदर्भ में ना तो बड़े पैमाने पे यानी 90% वाली बात, ना गांव वाले उस राय के हैं कि वहां नहीं खोलना। वो सहमत हैं कि वहां खोली जाए, लेकिन हमारी कुछ बातें हैं, इसको पूरा कर लिया जाए। जो सामाजिक संगठन आंदोलन में जुड़े हुए हैं और जो आंदोलनकारियों के साथ में खड़े हुए हैं, उन लोग का भी कह रहे हैं कि हमारा इशू पुरानी माइन नहीं है, हमारा इशू नई माइंस है कि जहां पर गवर्नमेंट ने वो सर्वे चालू कराया था, फॉरेस्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए ग्राम सभा बुलाई थी, वो नई माइन नहीं खुलनी चाहिए। उनका आंदोलन आप शायद अगर वहां जाइएगा तो समझिए नए के लिए है। नए के लिए है। और जिस दिन उन लोग का कहना है कि सरकार अपना जो उसने क्लियरेंस दिया है एनवायरनमेंट का उसको विड्रॉ कर लेती है, तो आंदोलन समाप्त हो जाएगा। चर्चा नगरनार के प्लांट को भी लेकर है, लेकिन कोई समाधान नजर नहीं आता। ये क्या राजनीतिक रस्साकसी है कि भाई मैंने करवा दिया, वो है कि वाकई उनके लिए कोई लड़ रहा है? क्योंकि आज भी पीने पानी की समस्या से वहाँ के लोग परेशान हैं। कोई अपंग पैदा हो रहा है, किसी को समस्या हो रही है, ये क्या है? क्या राजनीति से जुड़े हुए लोग जो भी रहेंगे, वो जो करेंगे वो राजनीति से जुड़ा हुआ ही होगा। तो जनता का हित कहाँ गया? राजनीति के अंदर है, आप जनता के हित के लिए करोगे तब तो आपको सपोर्ट करेंगे। आप चुनाव जीतना चाहते हैं ना, चुनाव कैसे जीतिएगा? लोगों का साथ लेके। तो आप काम कैसा करिएगा? ऐसा करिएगा कि लोगों का साथ आपको मिले। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से तो हर काम, छींकना, खांसना, सांस लेना, हर कुछ जो आप करोगे उसके पीछे रिजल्ट रहता है विकास या कुछ कार्य, बेहतरी की पहल। लेकिन सार उसका क्या रहता है कि उस आधार पे आपको दोबारा काम करने का मौका मिले। आप मीडिया में हो, मीडिया में आप न्यूज चलाओगे। आजकल आप हमारा बहुत एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग क्या कोशिश करोगे कि हम ऐसा प्रेजेंटेशन दें कि हमारी टीआरपी बढ़े, जो हम इंटरव्यू लेंगे लोग देखें। लक्ष्य आपका क्या है? एक प्रेजेंटेशन देना, आपका जो दृष्टिकोण होगा किसी बिंदु पे उसको भी सामने रखना, और एक प्रेजेंटेशन देना जो कि अंततः आपके बिजनेस को, आपके लक्ष्य को बढ़ाए। आईफोन को लेकर कल आपने ट्वीट किया, तमाम लोगों के ऊपर जिस तरीके से नजर आई, और उसके बाद राहुल गांधी का बयान, आपका ट्वीट, वो आखिर है क्या? टीएस सिंहदेव ही क्यों? ये एक संदेश आया, ये आपको मैं कैमरा में दिखा देता हूँ। ये है क्या? बेसिकली अलर्ट है, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक मे बी टारगेटिंग योर आईफोन। तो ये टारगेट टीएस सिंहदेव ही क्यों? पूरे और लोग भी हैं। मैं छत्तीसगढ़ में, मेरे को सब नाम नहीं मालूम, मेरे को अपने बारे में छत्तीसगढ़ में एकमात्र आप ही नाम है। और ये वो संजोग हो सकता है। ये सारी चीज उन्हें एक बड़ी डिटेल में ईमेल मेरे को भेजा है पूरा। ऑल द लिंक यू रिसीव, मतलब जो तमाम चर्चाएं हैं, जो तमाम चीजें, उसका जिक्र है इसमें। इस बात से मैंने
केंद्र के हमारे लीडरशिप को भी अवगत करा दिया था कि ये मेरे पास आया है, और संभवतः ये और जगह भी गया होगा जैसे मेरे पास आया। छत्तीसगढ़ में एकमात्र आप ही हैं जिनके पास ही आया है। अब आप ही क्यों लेकिन? मैं क्या कहूँ, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। इसमें रात को जो मैं टीवी देख रहा था तो उनने ये कहा कि कौन सी गवर्नमेंट, ये हम नहीं कहे। इसमें भी जो लिखा है स्पष्ट, मैंने आपको दिखाया कि उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स में बी टारगेटिंग योर आईफोन। स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो ये भी नहीं कह रहा है कि स्टेट करा रहा है, ये कह रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड, कि मैं राज्य हूं, मैंने आपके माध्यम से कराया। मतलब कुल जमा यह है, यहीं पर ही गोल गोल घुमाया जा रहा है। मैंने कहीं से कराया, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड, उन्होंने कहा है कि स्टेट कौन सा, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन देश भर के नाम अगर आ रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव जी का नाम आ रहा है, श्रीनाथ जी का नाम आ रहा है, और लोगों के नाम अगर आ रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ सेंट्रिक नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ से लेकिन एकमात्र आप ही हैं। अब ये मैं सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, मैं कह नहीं सकता। आपने छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया है इसके? वो तो सबको मालूम हो गया, सबको इसकी जानकारी होगी। तो राहुल जी ने जो पीसी ली कल, उस पीसी के माध्यम से मेरे को पता चला। मतलब मैं तो टूर में था, फिर मैंने घर बात की तो लगा आपको भी बुके आया है। हाँ, आदि ने बताया कि वो उसमें है नोटिफिकेशन, मेल में आया हुआ है, जीमेल में। मैंने वही आपको जीमेल दिखाया, पर वो जीमेल में है, मैंने आपको दिखाया। और ये पहला चैनल है जिनको मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, देखिए पहला चैनल है जिसको टी.एस. सिंहदेव जी बता रहे हैं। कोई रेबड़ी कह दे रहा है, कोई फ्री बीज कह दे रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि हम अंतिम व्यक्ति जो है उस पंक्ति तक जा रहे हैं, उसको पहुंचा रहे हैं। तमाम घोषणाएं राहुल गांधी कर रहे हैं, तमाम घोषणाएं प्रियंका कर रहे हैं। ये सरकार सिर्फ घोषणाओं के सहारे ही है क्या, जो दूसरी बार लाने की तैयारी है? जब आप चुनाव के मैदान में उतरे हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, तो किस बाबत हमने ये किया था, तो हिसाब किताब बंद हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। अब नया बताना पड़ेगा। हमने, हाँ, हर बार ये घोषणा पत्र क्यों जारी होते हैं कि लोगों को, आपको ये तो बताना होता है ना कि हम क्या करना चाहेंगे। इस बार भी आपको माला पहनाएंगे? हम उम्मीद है कितनी प्रतिशत? भरपूर उम्मीद। भरपूर उम्मीद है। चर्चाएं ये भी थी कि टी.एस. सिंहदेव की सीट इसलिए छोड़ दी भाजपा ने कि कोई डमी कैंडिडेट दे देगी, लेकिन आखिरकार जिस व्यक्ति का नाम चल रहा था, जो मजबूत बताया जा रहा था, उसको दे दिया। ये था क्या, आपके खिलाफ फिर माहौल बनाने की साजिश थी या वेट एंड वॉच की स्थिति थी? मेरे ख्याल से वो ले लीजिए, पानी ले लीजिए। बेहतर से बेहतर कैंडिडेट तलाश रहे होंगे, और कई नाम थे। हम लोग जब से ये प्रचार के पहले से गांवों में घूम रहे हैं, तो वॉल राइटिंग देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 3-4 नाम, 5 नाम वॉल राइटिंग में आ रहे थे। उसमें राजेश का भी नाम था, आलोक दुबे का भी नाम था, दिनेश सिन्हा, दीपक सिन्हा का भी नाम था, और 2-1 नाम है। तो ये 4-5 नाम कई महीनों से सार्वजनिक तौर पे दीवालों पे उपलब्ध थे। तो ये एकदम से कुछ नहीं हुआ है। इन लोग कई दिनों से अपनी पहल क्षेत्र में चुनाव लड़ने की दृष्टिकोण से वोट फॉर अपने नाम से नहीं कह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिखाइए विनीत फलाना नाम, जगह देखा, मेरे को ध्यान नहीं आया। जब डिले हो गया, आप ही एक मजबूत सीट ऐसी थी और वो भी डीसीएम की सीट, तो ये चर्चा होने लग गई कि भाई टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी कोई डमी कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि बाद में चीजें सेटल की जा सके। मेरे को अगर कोई जानता है तो वो ऐसा करने के लिए समय खराब ही नहीं करेगा। ना केवल इसलिए कि ऐसी राजनीति आगे ना बढ़े, मैं सार्वजनिक तौर पे कहता भी रहा हूं, जो मेरी आदत नहीं है, कि भारतीय जनता पार्टी में 100 जन्म में जाने का सवाल नहीं। वैचारिक है, कोई ऐसा द्वंद नहीं है, तलवार वाला कोई द्वंद नहीं है। वैचारिक अंतर है कि मैं वहाँ सहज रहूंगा ही नहीं, उन विचारों में मैं कभी सहज रहूंगा ही नहीं। और दूसरा, उम्र के इस पड़ाव में किसी दूसरे जगह जाने की बात का कोई अर्थ नहीं निकलता। मैं 90 साल से उस परिवार का हूं जो कि कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, आजादी के पहले से लेके आज तक।
तो आज केवल इसलिए कि कहीं कोई ऐसी बात लग रही हो कि इनके हिसाब से चीजें हो रही हैं कि मैं पार्टी छोड़ के दूसरे में चला, ये मेरा स्वभाव नहीं। राजनीति से पीछे हूँ, ये संभव है, लेकिन लेकिन कई दूसरे दल में और भाजपा में जाने का तो कभी प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन कई स्नेह नहीं मिला उतना, इस चीज की नाराजगी देखने को मिली। आपने मंचों से कहा, क्या लगता है कि इस बार डीसीएम से डी हट जाएगा? मैं नाराज कभी नहीं था। चर्चाएं जो चलती हैं उसका दबाव बनता है, मानसिक दबाव भी बनता है, मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनता है, कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक अलग सी बन जाती है। आपस में भूपेश भाई और मेरे बीच में भी दोनों को सुनने में आ रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत अटपटी सी स्थिति बन जाती है। अभी की जो स्थिति है उसमें यही है कि ये बात समाप्त होनी चाहिए, ये चलती नहीं रहनी चाहिए। और वो मेरा प्रयास था संदेश देने का हाईकमांड को हमेशा, कि इसको एक डिसीजन पे ले आना चाहिए। जो भी क्या लगता है कि इसका समाधान कितना संभव है? ऐसी चर्चा कभी नहीं होनी चाहिए। ऐसी चर्चा जो अनिश्चित वाली है ये कभी भी नहीं रहनी चाहिए। एकदम स्पष्ट स्थितियां रहनी चाहिए, ताकि कहीं कोई ऐसी बात, ऐसी परिस्थिति ना रहे जिसमें आपस के काम करने में दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हों। तो टीएस सिंहदेव के सामने से इस बार डी हट जाएगा? जो काम मिलेगा वो करूंगा। वो कहेंगे कि ये काम अब तुमको करना है, कि जाओ अपने बस विधानसभा में बैठो, वहां के लोगों को करो। पार्टी में रहना है, मैं वही काम करूंगा। वो कहेंगे कि नहीं, जिले में 3 सीटें हैं, वहां तक तुम देखो, तो वो मैं 3 सीटों को देखूंगा। वो कहेंगे कि नहीं, मंत्रिमंडल में भी तुम आ सकते हो, तो मंत्रिमंडल में जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छे से अच्छा करूंगा। जो मेरे को काम मिलेगा उसको अच्छे से कुछ वादा हुआ है? आइए, आप पहुंच भी गए हैं, एक कार्यकर्ताओं से कुछ वादा हुआ है? कोई वादे नहीं होते। कोई वादा नहीं हुआ? कोई वादे नहीं। पक्का? हाँ, 100%। तो क्या माना जाए कि भूपेश का भरोसा बरकरार रहेगा या कांग्रेस पर भरोसा बरकरार रहेगा? मैं व्यक्तिवादी नहीं हूँ, तो हमेशा पार्टी पहले। आइए बाहर भी आ जाते हैं। दोनों सिरमौर हैं, क्योंकि राजनीति के छत्तीसगढ़ जीतना है तो ये दोनों चाहिए। सरगुजा में 10-11 के आसपास, 10-11 के आसपास, 10 प्लस माइनस। अब की बार कांग्रेस सरकार कितने पार? कम से कम 2/3। सरगुजा वासी आपको कहाँ देखते हैं? अपने साथ। कुछ पद भी? उनकी लालसा तो रहती है कि हमारा आदमी आगे से आगे बढ़े। आप? मैं चाहता हूं कि उनसे अधिक से अधिक मैं संपर्क में रह सकूं और जो कर सकूं उनके लिए करूं। चलिए, भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही कहेंगे। ये टीएस सिंहदेव थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम चीज़ों पर टीएस सिंहदेव जिस तरीके से खुल के बात कर रहे थे, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि भविष्य में टीएस सिंहदेव 5 साल के लिए फिर माला पहनेंगे या इस बार कुछ और भी मिल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी किसी शख्सियत से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।